नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं ओमकार नाथ जी का। ओमकार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है प्रारब्ध पर। दर्शकों, इससे पहले ओमकार नाथ जी से हमने बातचीत की है। आप एक अद्वैता हैं और खुद को एक विद्यार्थी कहना पसंद करते हैं। आपने ओमकार नाथ जी के साथ हमारी पहली बातचीत को बहुत ज्यादा स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज ओमकार नाथ जी से चर्चा के इस दूसरे सोपान पर हम बात तो पहले प्लान था कि हम कैसे पहली चर्चा के बाद आगे के विषयों को कवर करेंगे, लेकिन इस बीच में कतर टपक गया। अब कतर कैसे टपका? देखिए, कतर एक ऐसा देश है जिसकी कुल आबादी 25 लाख है और 25 लाख आबादी में से 6.5 लाख भारतीय हैं। ये भी सही है कि भारत अपने गैस की रिक्वायरमेंट का 90% कतर से मंगाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार भी कतर के पास है, लेकिन कतर का चरित्र कुछ ऐसा है कि उस पर हम आज बात करेंगे ओमकार नाथ जी से। मौका क्या है? मौका बहुत ही दुखद है। 8 भारतीयों को कतर ने अचानक फांसी की सजा सुना दी। बंद वो काफी दिन से थे और जासूसी के आरोप में थे। यहां बीच में आ जाता है इजराइल। इजराइल फिलिस्तीन का इस समय क्या चल रहा है, ये पूरे विश्व को पता है, आप सभी को पता है। तो ऐसे में कतर के इस चरित्र पर बात इसलिए करनी बनती है कि उसके इस डिसीजन का टाइमिंग क्या है, समय क्या है। जिस समय भारत इजराइल का खुल के सपोर्ट कर रहा है, हालांकि फिलिस्तीन की वो मानवीय मदद भी कर रहा है, तो भारत अपने स्टैंड पर कायम है। एक स्टैंड में बदलाव हुआ है, इजराइल का खुला सपोर्ट। तो ऐसे में कतर आखिर क्यों दुनिया भर के आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद और आतंकियों का आका बनने निकला है? वो कतर जो इस्लामी देशों के सबसे बड़े दादा जो हैं सऊदी अरब, उनको भी जब तब हुड़की दे देता है। उसी के साथ ध्यान दीजिएगा, कतर वो देश है जो आतंकवाद के नाम पर, आतंकियों को सपोर्ट करने के नाम पर न शिया देखता है न सुन्नी देखता है। ओमकारा जी, जी क्या है ये कतर का चरित्र? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक बार आपको भी धन्यवाद कि आपने इस मंच पर पुनः मुझे आमंत्रित किया। कतर की कहानी कुछ थोड़ी सी अलग है। विगत 15 से 20 वर्षों में जो भी वैश्विक परिवर्तन हुए हैं, उसमें मिडिल ईस्ट के इस देश ने कई सारे गुल खिलाए। आप कह सकते हैं जैसे बुद्धू जनजाति का एक बदनुमा दाग। कल मैं देख रहा था तो एक सोशल मीडिया पर शीर्षक आया, बड़ा अच्छा लगा। कतर की स्थिति थोड़ी सी इसलिए अलग है कि सिर्फ 25 से 27 लाख की जनसंख्या में 25% भारतीय मूल के लोग हैं। 6.5 से 7 लाख लोग, सारे उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेबर भी हैं। लेकिन कतर की स्थिति ये है कि वो एक इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड की तरह एक देश बन गया है, जिसमें सारे लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी भी किया जा रहा है और जितने भी इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका एक वो वैश्विक हब बना है। एक छोटी सी बात, ओसामा बिन लादेन का जो भी टेप है वो सिर्फ अल जजीरा को ही क्यों मिलता? एक जो सबसे बड़ी बात है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमास देख लीजिए, हिजबुल्ला देख लीजिए, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और अल नुसरत जैसी संस्था, 150 से भी ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की कनेक्टिविटी कतर के इंटरनेशनल फंडिंग वाले स्थानों से हो रही है। इसमें लीडर भी हैं, इसमें वहां का शाही परिवार भी शामिल है, बिजनेसमैन भी हैं, कई सारे एनजीओ भी हैं। तो ये एक अजीब सी स्थिति आई है। अमेरिका का नौसेना बेड़ा भी है। बहुत समय पहले लग रहा था कि भाई अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अगर कतर को इतना दुलार और प्यार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी हित छिपा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलकर बोल दिया कि इसने इस्लामिक स्टेट को पैसा दिया, विधिवत दर्ज है वो सारी चीजें। फिर उसी तरह जर्मनी के सांसद गॉर्ड मुलर, मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, 2014 सितंबर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिजबुल्लाह को पैसा कतर से मिला है। उसी तरह हमास 50,000 लड़ाकों को पैसा देने की चीजें आई। उसका जो हेड है अल नुसरत इस्माइल हानिया, वो भी वहां घूमता फिरता है। तालिबान के ऊपर जब अमेरिका ने अटैक किया तो तालिबान को आश्रय किसने दिया? उसी ने दिया। आज भी तालिबान 2 जब सत्ता में आया हुआ है तो उसके साथ बातचीत करने का, अमेरिका को पिछले दरवाजे से बाहर लाने का जो भी चीजें हैं वो कतर ही एक तरीके से हेड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात,
शिया आतंकी संस्था हिजबुल्लाह भी कतर में, सुन्नी आतंकी संस्था इस्लामिक स्टेट भी कतर में। तो ये एक स्थिति है, सबके साथ उनके ताल्लुकात हैं, दहशतगर्दी उनका व्यवसाय है, और अल जजीरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण। तो एक तो ये सीन हो गया। तो 20 सालों में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टेरर के नाम पर, ग्लोबल टेरर के नाम पर, फंडिंग के नाम पर हुआ है, वो कतर में उभर के आ रहा है। अल जजीरा जी एक ऐसा चैनल है जो मिडिल ईस्ट के हर टेरर वाले मामले को गलत तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से दिखाता। जिस प्रकार की जो एक्टिविटी बीबीसी या वॉशिंगटन पोस्ट या सीएनएन जैसे चैनल करते थे, अब वही प्रोपेगेंडा, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा फैलाने का काम अल जजीरा कर रहा है। याद करिए, थोड़ा सा और मैं पीछे जाता हूं। मकबूल फिदा हुसैन, जब उन्होंने अश्लील फोटोज वगैरह बनाए, उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्रतिरोध किया, जो भी हो। अल जजीरा ने इसको पूरी दुनिया में हाईलाइट किया, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात वाले केस को, गोधरा वाले को खूब हाईलाइटेड किया पूरे वर्ल्ड में। थोड़ा सा और पीछे जाइए, जाकिर नायक, इसका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है कतार का, मुस्लिम ब्रदरहुड का जाकिर नायक। भारत में जो कुछ भी जाकिर नायक का एजेंडा बनाया गया, वह मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से बनाया गया, और उसकी सारी फंडिंग कतार से हुई। ठीक उसी तरह नूपुर शर्मा का केस आया अभी, उसके पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो आंदोलन हुए और उनमें जो पैसा आया, वो भी कतार के माध्यम से आया हुआ है। अब भारत में 46 बैंक है, जिसमें से 2 कतार के बैंक है, उनका मैंने नाम नोट किया है, कतर नेशनल बैंक और दोहा बैंक। ये भी इलीगल ट्रांजेक्शन में पकड़े गए। सब कोई सब फैक्ट जान। और सबसे बड़ी बात, आईएसआई का इनके साथ याराना है, चीन का याराना है, ईरान का याराना है, टर्की का याराना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, और अल जजीरा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नूपुर शर्मा ने बस प्रतिरोध किया तो भारत के ऑल्ट न्यूज वाले उस फैक्ट चेकर ने कतार के हेड को, अल जजीरा को टैग करके 200 ट्वीट किए। इतना जबरदस्त ट्वीट किया कि इस निंदा का कानून लागू करने की बात सबसे पहले कतार ने की, या कतर ने की। नागरिकता कानून के मुद्दे पर उसने स्पष्ट रूप से इस्लामिक देशों के संगठन में कहा कि भारत अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहा है, ये भी कतार है। तो इतना छोटा सा पिद्दी देश अपने इसी इंटरनेशनल चेहरे के चलते, जो एक ग्लोबल टेरर का एक नया चेहरा आया है, उसमें यह सक्रिय दिखता। उसके जो हेड है शेख ईद बिन मोहम्मद थामी, ये ईद चैरिटी नामक एक संस्था बनाए। इनका इन्वेस्टमेंट पीएफआई में भी है, इनका पैसा जाकिर नायक को भी आया है। यहां तक कि जो लखनऊ में और लुलु मॉल एक काफी चर्चे में आया हुआ था, इनकी भी कुछ कनेक्टिविटी आई है। हो सकता है कि यह खबर झूठ हो, लुलु मॉल वाला, लेकिन जाकिर नायक में पीएफआई को पैसा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को दिया जाने वाला जो विरोध है उसको पैसा, कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों का पैसा, हमास के जो 50,000 लड़ाके हैं उनको दिया गया पैसा, हिजबुल्लाह को, तालिबान 2 को, अल नुसरा को, जैसे जितने गतिविधियां हैं उनमें इनका पैसा लगता हुआ देखा जा सकता है। 2017 में तमाम चेतावनी देने के बाद भी जब कतार नहीं सुधरा, तो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे जो देश हैं उनसे संबंध तोड़ लिए। लेकिन कतार के चाल में और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका जैसे देशों का आशीर्वाद शामिल है। आज अमेरिका के लिए यह स्थिति हो गई कि वो अपने नागरिकों के बचाव के लिए, रिहाई के लिए खुद कतर के आगे हाथ जोड़ रखा है। तो कतार की स्थिति छोटी सी आपको दिख जरूर रही है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के सारे आतंकी संस्थाओं के, या कहीं भी आतंकवाद, अलगाववाद को आपको बढ़ावा देना है तो आप सीधे कतार में जाइए, पैसा दीजिए, और जहां पे जो भी आपको विध्वंस फैलाना है वो आप फैला सकते हैं। जो काम पहले सऊदी अरब खुद करते थे, इस्लामिक देशों का मसीहा बनना या फिर खलीफा बनने की जो चाहत थी, वो भी कर रहे हैं। तो ये कतार का एक इंटरनेशनल सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि अभी जो भारत में घटना घटी है, जो 8 भारत के लोगों को गिरफ्तार करके उन्होंने मौत की सजा सुना दी है, उनके कितने डायमेंशन है। तो सबसे पहली बात ये, सबको अब जान गया है कि ओमान की कंपनी में 14 लोग काम करते थे, जिसमें 8 लोगों को जासूसी के आरोप में उसने गिरफ्तार किया। देखिए, जब गिरफ्तार किया गया तो मामला इतना सेंसिटिव नहीं था, सब लोगों को लग रहा था कि मामला सलट जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद एम्बेसी तुरंत एक्टिव हो गई, भारतीय एम्बेसी, लोगों के मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू हुआ, लग रहा था कि मामला सेटल हो जाएगा।
लेकिन एक साल के बाद जैसे ही भारत ने इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल का खुल के समर्थन किया, तब से स्थिति बिगड़ गई। एक पहली बात। दूसरा, G20 के मीटिंग में चाइना के वन बेल्ट और वन रोड के जवाब के विकल्प के रूप में भारत ने इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर दिया, उसे चाइना की नींद उड़ी। चाइना के सारे सपने के ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। देख लीजिए, इससे चाइना बाहर हो जाएगा, इससे टर्की बाहर हो जाएगा, इससे ईरान बाहर हो जाएगा, इससे सीरिया बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारे लोग बाहर हो, वो बौखलाए हुए। तो अभी ये बात क्लियर भी हो गई कि हमास को फंडिंग देने में चाइना का भी हाथ है, ईरान का भी हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के बोल दिया था कि ये फंडिंग कर रहे हैं। बाद में जो बाइडेन आए तो उन्होंने सारे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को रोक करके एक तो इलीगल माइग्रेंट को बढ़ावा दिया और ईरान को उल्टा पैसा दे दिया कि भाई तुम अपना ठीक ठाक काम कर लो। अब वही पैसा हमास को मिल गया। तो ये एक एंगल ये भी है। तो अब इतनी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट एक और भी विश्लेषक अंतरराष्ट्रीय न्यूज में आई कि भारत ने खुद तालिबान 2 के वापसी के बाद वो भारत के प्रति कोई विध्वंसक कार्य न करे जैसे 90 के दशक में किए थे। खुद भारत ने कतार की किसी कंपनी के माध्यम से संपर्क साधा था। अब हो सकता है कि इसमें सच्चाई न हो, लेकिन अल जजीरा जितने भी न्यूज दिखाते हैं उसमें एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा चलता है। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कतर की स्टेट स्पॉन्सरशिप टेरर फंडिंग पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने है। ठीक बात है। अच्छा जी 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 आप बोले जी। कहीं ना कहीं भारत को इजराइल के साथ खड़े होने की एक कीमत यहां चुकाई जा रही है। जिस प्रकार कनाडा जैसे शक्तिशाली देश G7 के देशों को भारत ने एकदम एक तरीके से कहिए हड़का के रख दिया, या हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, यहाँ वो कमजोर थोड़े से पड़ रहे हैं क्योंकि इसकी आशंका नहीं थी, पहली बात। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो भी हमारे गंभीर और गहरे मित्र हैं वो कतर से उनकी बनती नहीं है, जैसे सऊदी अरब हो गए, UAE हो गए, बहरीन हो गए, हो गए। ठीक है। तीसरी जो बात आ रही है, कतार के पीछे चीन, ISIS, हमास समर्थक, ईरान और टर्की, इनका पूरा आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग शामिल। रूस भी है, लेकिन रूस अभी यूक्रेन के मामले में फंसा हुआ है। तो ये सारे डायमेंशन है। आप जाकिर नायक को भूल रहे हैं। जाकिर नायक को खड़ा करने वाला कतर, अल जजीरा चैनल। इनफैक्ट कि जाकिर नायक पर जब टेरर एक्टिविटियों में इन्वॉल्व होने की बात आई तो जाकिर नायक भागा, और मजे की बात, उसको वर्ल्ड कप में एक चीफ गेस्ट बना के बुलाया जा रहा था। तब भारत ने जब आंखें दिखाई और सबूत दिखाए, तब उस मामले को दबाया गया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा या रियासत मदीना कायम करने का जो ख्वाब है, जो ख्वाब पहले सऊदी अरब देखा करता था, अब वो ख्वाब कतर के शाही परिवार देख रहा है। और वो दुनिया भर में यही आतंकवाद, अलगाववाद, जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग करना, उनको नेम फेम देना, उनको प्रचार देना, एक तो है। दूसरा, जितने भी विकसित देश हैं वो कतर को इसलिए भी पाले हुए, अमेरिका जैसे देश, कि दुनिया में इनकी बादशाहत या चौधराहट बनी रहे। कोई देश अगर उनकी बात नहीं मानता तो वो कहीं भी तख्ता पलट करा करके या फिर उसी तरह की बम विस्फोट वगैरह करा के उनको अस्थिर कर सकते हैं। तो कतर की स्थिति इसीलिए मजबूत बनी हुई है। ये ना देखें कि सिर्फ 27 लाख की जनसंख्या है या भारत चावल नहीं देगा तो भूखे मर जाएंगे। उनके पास विकल्प है, वो चीन से भी चावल मंगा सकते हैं। पैसा बोलता है। इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ हित देखे जाते हैं, न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। लेकिन कतर की एक ये जो एजेंडा है कि दुनिया भर में चाहे वो शिया मिलिटेंट हो, सुन्नी मिलिटेंट हो, सबके साथ कनेक्टिविटी है, सबके साथ उनके गहरे रिश्ते हैं, और पूरी दुनिया में तबाही का, आतंकवाद का जो एक ख्वाब आप देख रहे हैं वो कतर के सिंहासन के साथ है। भारत में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इनके साथ इनके लिंक भी दिख रहे हैं। जो भाई लोगों का ठिकाना कभी दुबई हुआ करता था, अब वो भाई लोगों का सारा ठिकाना कतर हो गया। खालिस्तान में फंडिंग हुई, उसके भी तार कतर से निकल के आए। मणिपुर में जो चीन के पैसे के बल पर जो इतनी सारी हिंसक घटनाएं घटी, उसमें भी कतर का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। आप खुद देखिए ना,
उत्तर प्रदेश में इस समय एक कट्टा भी आप नहीं खरीद सकते हैं, जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर का जितना टाइट है। आप मणिपुर में चले जाइए, AK-47 बिक रहा है, पैसा कहां से आया? सबसे बड़ी बात, पैसा उसी कतर के माध्यम से चीन ने फंड किया, कतर में आ गया और बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट के साथ सारे हथियार वहां पर ऐसे बिक रहे हैं जैसे कि आलू प्याज बिक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उभर करके सामने आई हैं और मूल बात यही है कि अब हमें क्या करना चाहिए या नई दिल्ली को इस समस्या से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, जो एक मूल बात यही है। तो एक जैसे स्टेटमेंट आया कि जितने भी कानूनी विकल्प हैं, डिप्लोमेटिक चीजें हैं, उन पे पहल करेंगे, अपील करेंगे। अब जैसे हाई कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां तो जाएंगी। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी आजमा ही रहे होंगे। कनाडा की तरह स्थिति यहाँ नहीं है, कनाडा को हमने आग दिखा दिया, लेकिन कतार की स्थिति थोड़ी अलग है, तो यहाँ भी कुछ संभल के करना होगा। लेकिन दो चीज और है जिनकी चर्चा आमतौर पर नहीं हो रही है। मैं 2 दिन से इसी बात पे सोच रहा था कि आखिर दो चीज और क्या है। एक तो अल जजीरा को भारत से बाहर कर दिया, इनकी कोई ऑफिस यहाँ नहीं होनी चाहिए। जब भारत में आप प्रोपेगेंडा ही फैलाएंगे या भारत की न्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा के तहत आप दिखाएंगे तो फिर आपकी कोई जरूरत नहीं, आप बाहर जाइए। दूसरा, ये जो हम्म। ऑल्ट न्यूज टाइप के फैक्ट चेकर हैं, पता नहीं सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। 300 बार ट्वीट किया है उस आदमी ने नुपुर शर्मा को लेकर, क्यों नहीं एक्शन ले रही है? वो भी अल जजीरा से कनेक्टेड है, वो यहाँ ट्वीट करता है और उसके ट्वीट को सीधे अल जजीरा वाले दिखाते हैं कि देखिए भारत में क्या हो रहा है। इसी व्यक्ति ने कहा कि कश्मीर में 5,000 से ज्यादा लोगों को जेल में रखा गया है, उनको टॉर्चर हो रहे हैं वगैरह वगैरह, जो चीज आप हैदर जैसी फिल्मों में आप देखते हैं। खूब प्रोपेगेंडा फैला है। तो एक फैक्ट चेकर ये जो ऑल्ट न्यूज वाला है उनको भी दबोचे, और भारत में जो भी कतार से जुड़े हुए लोग हैं उनको दबोचा जाए। जैसे जाकिर नायक के समर्थक अभी भी भारत में है, महेश भट्ट टाइप के लोग, हम्म। उनको भी दबोचे। मतलब जिस तरह तुमने हमारे आदमियों को टॉर्चर किया है उस तरह हम तुम्हारे आदमियों को टॉर्चर करेंगे। तो ये कुछ और पहल है, सरकार अपने लेवल पर देख ही रही होगी। तो इतनी सारी चीजें आई हैं जो देखने को उभर करके आ रही हैं, और मूल तौर पर जो भारतीय के 8 लोगों को जो पकड़ा गया है उसमें भारत और इजराइल की दोस्ती या भारत और इजराइल के सहयोग का एक प्रतिक्रिया, चीन की सहभागिता, और एक तरीके से कहिए कि बहुत दिनों से बौखलाए हुए जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया कतर के रूप में उभर के आ रही है। सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी भी भारत के विपक्ष के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो चुप है। उल्टा भारत सरकार को दोषी दे रहे हैं कि आपने इसमें पहल क्यों नहीं की। पूरा विपक्ष को देखिए, कल तो अपने ट्विटर मिनिस्टर शशि थरूर जी उल्टा हमास का सपोर्ट करके इजराइल की आलोचना कर दी है। बिल्कुल वही तरह कि अगर इजराइल का सपोर्ट हमने नहीं किया रहता तो आज ये स्थिति नहीं आती। कोई ये नहीं कह हम्म। रहा है कि कतार प्रकार के गुल खिलाए, कतार इंटरनेशनल टेररिज्म का कैसे स्रोत है, इस्लामिक आतंकवाद का एक नया गढ़ है, भारत के भाई लोगों का ठिकाना है, या भारत विरोधी शक्तियों का सपोर्ट करने वाला एक देश है। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। जो भी एनालिसिस हो रही है वो उल्टा हमें ही दोषी ठहराने की कि आप इजराइल का सपोर्ट किए, आपने फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा गजब देश आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और चूंकि दर्शक लोग हैं उनके पास न्यूज छन छन के आती है और उनको ये पता नहीं रहता कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। जब तक एक ही विषय पर अलग अलग डायमेंशन के एनालिसिस को नहीं देखते तब तक वो डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे ओसामा बिन लादेन, किसी ने ओसामा को नहीं हम्म। देखा है 2010-11 के बाद, वो सिर्फ अल जजीरा ने देखा है। अल जजीरा के पास ही टेप आते हैं, अल जजीरा ही ओसामा का प्रवक्ता है। अरे भाई, इतना दिन तुमने ओसामा को खोजा, अमेरिका में पकड़ा गया, अब वो है भी कि नहीं, इस बात की भी डाउट है। तो कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में टेरर के अलग अलग रूप को कायम करने में कतर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पिछले 20 सालों में, और उसके इस बिल्कुल प्रोपेगेंडा ठीक बात। का सहयोग या चेहरा है अल जजीरा। तो कहीं ना बिल्कुल ठीक कहीं बात है अल आपने। जजीरा होगा। और न्यूज चैनल की इतनी हिम्मत कि किसी देश से टकरा जाए बिना सरकार के, तो वो तो उसका सरकारी न्यूज चैनल है। तो ये सारे डायमेंशन दिख रहे हैं। अब नई दिल्ली के सामने देखिए इस चीज को टैकल करने की क्या क्या
प्राथमिकताएं होती हैं और वो इस चीज को कैसे पूरा करते हैं। बिल्कुल। देखिए 8 भारतीय महामुसीबत में फंसे हैं, तो ये तो पूरे देश की चिंता है और पूरे देश की चिंता होनी भी चाहिए। यहाँ मैं 2 बातें अब उठाऊँगा। एक तो आपने जब ये कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, मणिपुर में भी कतर का एक आपने कतर एंगल डाला, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा-सा उसको आप थोड़ा-सा और विस्तार दीजिए। और दूसरी बात, क्या नुपुर शर्मा मामले में जो भारत सरकार या भारत विदेश मंत्रालय जो थोड़ा-सा डिफेंसिव हुआ, उसका नतीजा है कि एक सीढ़ी और आगे चढ़ के अब कतर आपको ये दे रहा है? ये 2 पॉइंट को मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा विस्तार दें। बिल्कुल। अब देखिए, मणिपुर में शांति प्रिय लोग हैं, कुकी और मैती समुदायों का है, वो क्या है सब लोग जानते हैं, लेकिन मूल बात है कि उन लोगों के पास हथियार कहां से आए, उनको ट्रेनिंग किसने दी, ये एक समस्या है। तो वो फंडिंग चीन के द्वारा की गई थी। चीन पहले भाया पाकिस्तान या बांग्लादेश ऐसा कर लेता था, लेकिन वो पैसा चीन ने कतार की किसा, वहां से वो पैसा हवाला के जरिए बांग्लादेश या म्यांमार गया और वो उस रास्ते से सारे हथियार आए हुए। अन्यथा आप देश की आर्मी से कोई कैसे लड़ सकता है? आप खुद सोचिए कि पुलिस जब चाहे किसी भी विरोध आंदोलन को 10 मिनट में समाप्त कर सकती है, और आर्मी से लड़ना, क्या सामान्य आदमी, सामान्य परिवार के लोग किसी आर्मी से या सेना से लड़ सकते हैं? असंभव। तो हुँ। उनमें जितने भी मिलिटेंट लोग हैं वो कहां से आए, इसके बारे में कहीं कोई अभी तक न्यूज आई नहीं है। अगर आई भी होगी तो सुरक्षा एजेंसियों ने अभी उसको सामने ओपन नहीं किया है। तो ये चीजें उभर करके सामने आई। दूसरी जो बात आपने कही है नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा वाले, नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। कुरान की कितनी आयतें काफिरों को मारने के लिए कहती हैं सब जानते हैं। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। कुरान में 64%, मोहम्मद की जीवनी में 81% और हदीस में 37% काफिरों की चर्चा है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, कुरान में 64%, सिरा मोहम्मद की जीवनी में 81% और हदीस में 67, तीनों को मिला दे तो 60% सिर्फ काफिरों की चर्चा है। कैसे सबक सिखाना है, यही चीज नुपुर शर्मा ने लिख के दिखा दिया, बता दिया कि ये देखिए यहां लिखा है। अब थोड़ा सा और एक आइए जिहाद के बारे में। कुरान में 31% बातें जिहाद से है, ये एक आंकड़ा है। और भी कई तरह की चीजें हैं जो भर करके सामने आ सकती। तो नुपुर शर्मा ने ये बात कही, ये बात इनको नहीं पची और इन्होंने ईश निंदा कानून लागू किया। इनके अनुसार, इस्लामिक लॉ के अनुसार, कोई भी इनके पैगंबर पर कुछ भी कहे तो इनको तन से जुदा। तो सबसे पहले कतर ने वही स्टैंड लिया, मतलब जो आपकी किताबों में लिखा है वही आप दिखाइए। तो उन्होंने स्टैंड ले लिया कि आप मेरे पैगंबर की बुराई कर रहे हैं, और पूरे दिन में 4 बार या 5 बार दूसरे धर्मों की लानत मानत चलती है और खुल के कहा जाता है काफिरों को सबक ठिकाना है या काफिरों का ठिकाना जहन्नुम होगा या निसंदेह काफिरों में खौफ कायम करो। बहुत सारी आयतें हैं, आज लोग सब इस पे जानते हैं। तो उसके ऊपर इस निंदा लगाए। यहां पर नई दिल्ली ने सबसे बड़ा जो एक कमी की, सबसे बड़ी कमी की, वो थोड़े बैकडोर पर आ गए और नुपुर शर्मा को प्रवक्ता पद से हटा दिया। अगर वहां पर हुँ। प्रवक्ता पद से नहीं हटाते या फिर स्टैंड कायम करते तो फिर आज ये संभावना नहीं आती। या हो सकता है कि इस्लामिक देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। उसका फल भी मिला है कि इस बार जब हमने घुसपैठियों के बारे में कड़ाई के साथ स्टैंड किया या फिर नागरिकता कानून पे पहल की या 370 खत्म किया, तो देखिए सऊदी अरब का, यूएई का उतनी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं। नहीं तो यही दौर है जब सऊदी के शाह ने वाजपेयी जी को हड़का के बोला था, जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे, कि जसवंत पाकिस्तान को कश्मीर क्यों नहीं दे देते। एक दौर 2003 का था और एक दौर 2023 का, 20 सालों में इतने अंतर आए। और उल्टा फिलिस्तीन ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया, इजराइल ने अलग दिया, सऊदी अरब ने अलग दिया, यूएई ने अलग दिया। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारे स्टेप, एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे चलने पड़ते हैं, जो सामान्य लोगों के समझ के बाहर की चीज है।
तो नुपुर शर्मा के ऊपर भारत ने जो कदम हटाया उसका भी एक यह परिणाम है कि कतर हमें आंख दिखा रहा है। तो अब 7 लाख भारतीय लोग हैं वहां पे, $10 बिलियन का गैस आता है। हालांकि $500 बिलियन में $10 बिलियन कोई मायने नहीं रखता। हम चाहे तो अपना ट्रेड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या ये है कि कतर पूरे वर्ल्ड में प्रोपेगेंडा फैलाने वाला, टेरर फंडिंग करने वाला एक सेंटर तो बन चुका है और भविष्य में इसकी भूमिका कम होती फिलहाल अभी दिख रही है। अब नई दिल्ली इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, किस प्रकार अपने लोगों को बचा रहे हैं और कतर के पर कैसे कतरने हैं, इसके ऊपर अब आगे विचार करने होंगे। ये जो अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो फिलहाल ये। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जैसे कहा ना कि सबसे हमारी तो जान इस बात पे फंसी है कि हमारे 8 नागरिक, और वो देखिए नागरिक, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा, मैं जानबूझ के केवल 8 भारतीय कह रहा हूं और आपने भी 8 भारतीय कहा, वो पूर्व नौसैनिक हैं। ये हमारे लिए एक सम्मान का विषय है और महत्व भी है उसका, लेकिन 8 जानें भारतीयों की हैं और भारतीय के अलावा वो और जो कुछ भी हैं वो बाद में हैं। वो नौसैनिक हैं, बाद में हैं, पूर्व नौसेना के सीनियर लोग हैं, वो भी बाद में हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कई बार ऐसा होता है कि देखिए एक चाल तुम चलो, एक चाल हम चलें, तो बहुत सारे ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं जिनको अपनाया जाता है और उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिस्कस भी अगर पता हो तब भी उसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री, चाहे खुद प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री तो रेडियो से अपने जनता से 1 टू 1 कनेक्ट कर लेते हैं, तो उनका जो है तमाम देशों से, उनके राष्ट्राध्यक्षों से 1 टू 1 कनेक्ट है और ऐसा तो है नहीं। और इसमें ओमकार जी सबसे बड़ी बात मुझे जिस चीज ने बेहद गंभीरता से लेने के लिए उकसाया वो ये था कि पहला बयान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फॉरेन अफेयर्स का क्या था। उनका यह था कि हम स्तब्ध हैं। तो कोई सरकारी नुमाइंदा या उसका विभाग या विदेश मंत्रालय जब ये कहता है कि हम स्तब्ध हैं, यानी गंभीरता कितनी है ये साफ तौर पर समझी जा सकती है। और ये बातें ना किसी सार्वजनिक टीवी कार्यक्रम में हो सकती हैं, ना यूट्यूब पर बैठ के जयशंकर जी कर सकते हैं। सरकार अपनी पूरी तरीके से लगी हुई होगी और हम आशा करते हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं, हम सबकी संवेदनाएं 8 परिवारों के साथ हैं और हमें बहुत जल्द इस बात की उम्मीद है कि भारत सरकार इसको अच्छे तरीके से सुलझा लेगी। और सुलझाने का क्या मतलब है, हमारे 8 नागरिक, उनकी जान बच जाएगी, निश्चित तौर पर बचेगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे और चर्चाएं जारी रखेंगे। आज हम चलना तो चाहते थे इस्लामिक चीजों पर अपने अगली बातचीत के क्रम में, लेकिन अब बीच में कतर आ गया तो फिर उसके पर भी थोड़े से कतरने आवश्यक थे। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ओमकार जी के साथ आज की ये चर्चा, जो कतर के बहाने से कतर के एक वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के आका बनने की जो एक नया तरीका है, जो कभी हम, जैसा कि ओमकार जी ने कहा कि कभी दुबई अड्डा हुआ करता था तो अब दोहा अड्डा बना पड़ा है, तो ये भी एक नया सच है और इस क्रूर नए सच को स्वीकारना बहुत जरूरी है। आप अगर शुतुरमुर्गिया स्टाइल में रहेंगे तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे और इस तरह की बातें उपहास लगती हैं जब आप ये कहेंगे कि 25 लाख की आबादी है, कुचल दो कुचल दो। अरे साहब, किसी को ना, आप अपने 8 नागरिकों की जान की हिफाजत के लिए इतने चिंतित हैं तो आप किसी की 25 लाख आबादी को ऐसे नहीं कह देंगे कि साहब वो तो मर जाएगा, हम चावल नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों में इन बातों का कोई महत्व नहीं होता। तो हमें एक बार फिर चलते चलते ये उम्मीद की जानी करनी चाहिए और ये उम्मीद पूरी मजबूती से रखनी चाहिए अपने भीतर कि हमारे 8 नागरिकों के जानों की हिफाजत भारत सरकार, भारत विदेश मंत्रालय जरूर करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ ओमकार जी को देते हैं आज की चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली चर्चा हम फिर एक बार दर्शक, जिस तरीके से हमारी पहली चर्चा को दर्शकों ने स्नेह दिया, तो हम आगे बढ़ाएंगे। आज तो हम थोड़ा सा कतर की तरफ निकल लिए और निकलना भी बड़ा जरूरी था। चीजें कहाँ से कहाँ गई और मणिपुर में कतर का क्या कनेक्शन है, ये जान के दर्शक अब इस पर आगे भी और सोचें और बिल्कुल वो एक क्रोनोलॉजी समझ में आती है। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा में इतना ही। हमें और ओमकार जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
नमस्कार। नमस्कार। बाइकॉट ऑल्ट न्यूज, बाइकॉट अल जजीरा। नमस्कार।